बोल। गगनचुंबी इमारत जितनी बड़ी आग की चट्टान पृथ्वी के वायुमंडल को चीरती हुई निकली। ये अकल्पनीय ताकत से जमीन से टकराई और महाद्वीपों में शॉक वेव्स की लहरें दौड़ गईं। जब आखिरकार अफरा तफरी थमी तो जमीन पर कुछ अजीब सा चमक रहा था। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बिखरे हुए कांच के टुकड़े। लेकिन ये आपके झूमर के कोई साधारण टुकड़े नहीं थे। विटेकपेट्स, ये अजीब कांच जैसी कंकड़ जैसी चीजों का एक फैंसी नाम है जो उल्कापिंड के प्रभाव के अवशेषों की तरह हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें पहले भी देखा था। पिछला जत्था जो उन्हें मिला था वो करीब 7,80,000 साल पहले के उल्कापिंड हमले से था, जो पहले से ही हैरान करने वाला है। लेकिन ये नई खोज और भी ज्यादा पागलपन भरी है। कांच के ये छोटे टुकड़े करीब 1,10,00,000 साल पुराने लगते हैं। और यहाँ एक ट्विस्ट है, उनकी रासायनिक बनावट किसी भी ज्ञात प्रभाव स्थल से मेल नहीं खाती थी। वे पूरी तरह से अलग थे, जैसे किसी अजनबी के उंगलियों के निशान। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से अलग क्षुद्र ग्रह हमले से आए होंगे, जो इतना बड़ा था कि उसने पूरे महाद्वीप में मलबा फैला दिया। बेशक वैज्ञानिक उस विशाल गड्ढे को खोजना चाहते थे जिसने ये सब किया, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने जल्द ही महसूस किया। हो सकता है कि क्षुद्र ग्रह खुद ऑस्ट्रेलिया से ना टकराया हो, ये कहीं छिपा हुआ टकराया हो सकता है, शायद दक्षिण पूर्व एशिया के घने वर्षा वनों के नीचे या पापुआ न्यू गिनी के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के नीचे। लाखों वर्षों में पृथ्वी की सतह खिसक गई, नष्ट हो गई और बदल गई, इसलिए इसने गड्ढे को पूरी तरह से ढक दिया होगा। हाँ, ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। आज जो कुछ बचा है वो ये रहस्यमयी कांच के सुराग हैं, और वाह, वे टेक्टाइट्स मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं। कुछ हवा में जमी हुई छोटी बूंदों की तरह दिखते हैं, अन्य खिंचे हुए और चिकने हैं। उनकी काली चमकदार सतहें सूरज की रोशनी को इस तरह पकड़ती हैं कि वे लगभग जीवित लगने लगते हैं। लेकिन ये छोटे रत्न सिर्फ सुंदर नहीं हैं, उनके अंदर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहे के निशान हैं। ये सब अकल्पनीय गर्मी का सबूत है, उस तरह की जो ठोस चट्टान को पिघला देती है। मेरा मतलब है, हवा में उड़ता हुआ पिघला हुआ मलबा जमीन से टकराने से पहले ही कांच में ठंडा हो जाना, उस तरह की गर्मी। प्रभाव इतना शक्तिशाली था, धमाका बहुत बड़ा रहा होगा और इसने सैकड़ों मील तक चमकते गए टुकड़े फैला दिए, जैसे कॉन्फिटी का कोई ब्रह्मांडीय संस्करण। इस तरह की खोजें हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी ने हमारी पिछली धारणा से कहीं अधिक विशाल क्षुद्र ग्रह हमलों का सामना किया है। ये टेक्टाइट्स किस चीज से बने हैं, इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक बता सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह कितना बड़ा था, वो कैसे टकराया और उस समय उसने किस तरह की तबाही मचाई। ये सोचना अजीब है कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की शांत धूप से झुलसी जमीन, जो अब कंगारुओं और लाल धूल का घर है, कभी एक भीषण ब्रह्मांडीय प्रभाव का केंद्र थी। अगर आप किसी ऐसे ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं जहां रहस्य सुलझ गया हो तो मुझे खेद है, लेकिन हमारे सभी फैंसी उपग्रहों और तकनीक के बावजूद वैज्ञानिकों को अभी तक वो गड्ढा नहीं मिला है। ऐसा लगता है जैसे एस्टेरॉइड टकराया, पीछे चमकदार निशान छोड़ गया और फिर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया अब इन कांच के टुकड़ों को लाखों साल पुरानी एक गुप्त डायरी की तरह संजोए हुए है, जो बस इंसानों द्वारा इस कहानी को जोड़ने का इंतजार कर रही है। तब तक आइए उन कुछ इम्पैक्ट क्रिएटर्स को देखते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने पहले ही ढूंढ निकाला है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में प्राचीन पिलबारा क्षेत्र में भूवैज्ञानिकों को वो मिला जो शायद पृथ्वी पर सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर हो सकता है। ये शायद लगभग 2.7 अरब साल पुराना है। जी हाँ, पूरे अरब। जिस समय ये बना था, ये विशाल क्रेटर लगभग 60 मील तक फैला हुआ होता। बेशक कुछ अरब वर्षों तक पड़े रहने के बाद समय और मौसम ने अपना असर दिखाया। कभी नुकीला रहा ये क्रेटर घिस गया और इसका आकार बदल गया, जब तक कि ये कटोरे के बजाय गुंबद जैसा नहीं बन गया। आज जो बचा है उसे नॉर्थ पोल डोम कहा जाता है और हम अभी भी इसके उभरे हुए केंद्र का लगभग 20 मील हिस्सा देख सकते हैं। तुलना के लिए हमारा ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पुराना है, लेकिन उल्कापिंडों के टकराने के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो बहुत बाद की चट्टानों से आता है। देखिए, अरबों वर्षों में कटाव, ज्वालामुखियों और प्लेट टेक्टोनिक्स ने पृथ्वी की अधिकांश मूल सतह को पुनर्चक्रित और नया आकार दिया है। इसलिए क्रस्ट का कोई भी टुकड़ा इतना पुराना मिलना और फिर भी उस पर टकराव के निशान होना समय की शुरुआत से एक जीवाश्म को खोजने जैसा है। 4 और 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी पूरी तरह से अलग थी। ये पूरी तरह से पानी से ढकी हुई थी और शायद जमीन के कुछ इक्का दुक्का हिस्से बाहर निकले हुए थे। ज्वालामुखी पागलों की तरह फट रहे थे, महासागरों में रसायन घूम रहे थे और महाद्वीप बस बनने ही शुरू हुए थे।
उस शुरुआती क्रस्ट का अधिकांश हिस्सा बहुत पहले नष्ट हो गया या दब गया, इसलिए इस क्रेटर जैसे बचे हुए टुकड़े अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। फिर लगभग 2 अरब साल पहले पृथ्वी एक भयानक स्नोबॉल अर्थ चरण से गुजरी। बर्फ उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई थी, लेकिन उस बर्फीले अध्याय से पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कुछ नाटकीय घट चुका था। एक उल्कापिंड जोर से नीचे आ गिरा। ये विचार वैज्ञानिकों के एक अन्य सिद्धांत के साथ पूरी तरह मेल खाता है कि अरबों साल पहले अंतरिक्ष की चट्टानें चंद्रमा से टकरा रही थीं और चूंकि पृथ्वी बिल्कुल बगल में है, इसलिए शायद इस पर भी उतने ही हमले हुए होंगे। हमने बस अधिकांश सबूत खो दिए क्योंकि हमारा ग्रह लगातार खुद को नया आकार देता रहता है। इसलिए एक शोध दल ये देखने के लिए नॉर्थ पोल डोम गया कि उन्हें क्या मिल सकता है, और केवल 1 घंटे के बाद उन्हें बड़ी सफलता मिली। उन्होंने शैटर कोन्स नामक किसी चीज की खोज की जो नाजुक शंकु के आकार के पैटर्न होते हैं, जो केवल उल्कापिंड के प्रभाव के अकल्पनीय दबाव में बनते हैं। आप सचमुच उनकी नकल नहीं कर सकते। उन शैटर कोन्स से वैज्ञानिकों ने इस टकराव का समय लगभग 3.47 अरब साल पहले बताया। उन्हें लगता है कि ये क्रेटर मेक्सिको के चिकसुलत क्रेटर जितना बड़ा रहा होगा, जो 66 मिलियन साल पहले डायनासोरों के खात्मे के लिए मशहूर है। ये प्राचीन प्रहार इतना विशाल था, लेकिन बस इतना ही नहीं है। टीम को पिघली हुई चट्टान की नन्ही बूंदें ही मिली जो उल्कापिंड के टकराने पर आसमान में उछल गई थीं, हवा में ठंडी हुई और फिर धरती पर बारिश की तरह गिरी। उनमें से कुछ तो दक्षिण अफ्रीका जितनी दूर जाके गिरी। वैज्ञानिक अभी भी इस क्रेटर का अध्ययन कर रहे हैं, तो चलिए उन्हें अपना काम करने देते हैं और अपनी अगली मंजिल नॉर्थ सी की ओर चलते हैं, या सटीक रूप से कहें तो उसके नीचे। यॉर्कशायर के तट से लगभग 80 मील दूर लाखों सालों से चट्टानों की परतों के नीचे धरती में ये रहस्यमयी गड्ढा छिपा हुआ है। ये क्रेटर लगभग 2 मील चौड़ा है। वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार साल 2002 में खोजा था। इसे सिल्वर पिट क्रेटर नाम दिया और तब से ये एक भूवैज्ञानिक रहस्य बना हुआ है। क्या ये धरती से टकराने वाले किसी क्षुद्र ग्रह के कारण हुआ था, या ये कुछ उबाऊ था जैसे खिसकती नमक की परतें, या कोई प्राचीन ज्वालामुखी जिसे बस छींक आ गई हो? 20 सालों तक विशेषज्ञों ने इस पर बहस की, लेकिन अब 2 दशकों की खींचतान के बाद शोधकर्ताओं ने आखिरकार इस गुत्थी को सुलझा लिया है और क्षुद्र ग्रह वाली टीम जीत गई है। पता चला है कि अंतरिक्ष से आई किसी चीज ने 4 करोड़ साल से भी पहले सिल्वर पिट को बनाया था। एक शोध टीम ने बेहद विस्तृत 3D सीस्मिक इमेजिंग का इस्तेमाल किया, जो मूल रूप से धरती का MRI है, और उन्होंने 1980 के दशक के एक तेल के कुएं से पुराने ड्रिल के नमूने भी लिए। जब उन्होंने सारा डेटा एक साथ रखा तो उन्हें एक इम्पैक्ट क्रेटर का खास आकार दिखाई दिया। इसका बीच का हिस्सा उठा हुआ है, टूटी हुई चट्टानों का एक घेरा है, और यहाँ तक कि टक्कर के बाद नीचे गिरे मलबे से बने छोटे छोटे क्रेटर भी हैं। चट्टानों की दरारें एक तरफ से खींची हुई थीं और दूसरी तरफ से दबी हुई थीं। ये इस बात का सबूत था कि क्षुद्र ग्रह एक कोण पर आया था, सीधा नहीं। ड्रिल नमूनों से मिले सूक्ष्म क्वार्ट्ज कणों ने इस बात पर मुहर लगा दी। माइक्रोस्कोप के नीचे उनमें ये अजीब आड़े तिरछे निशान थे जो केवल अत्यधिक दबाव में ही बनते हैं। मैं उस किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता जो 9 मील प्रति सेकंड की गति से चलने वाली चीज की चपेट में आ जाए, और हमारे ग्रह के साथ बिल्कुल यही हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टक्कर 4 करोड़ 30 लाख से 4 करोड़ 60 लाख साल पहले के बीच हुई थी। उस समय दुनिया ज्यादा गर्म थी और समुद्र जीवन से भरे हुए थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितनी तबाही मची होगी। हालांकि शुक्र है कि इसकी चिंता करने के लिए कोई डायनासोर मौजूद नहीं थे। वे तब तक 2 करोड़ सालों से विलुप्त हो चुके थे। 19 करोड़ साल पहले समुद्र का एक राजा हुआ करता था, और वो जीव आकार में बस एक डॉल्फिन जितना ही था, लेकिन फिर भी बाकी सब उससे खौफ खाते थे। साल 2001 में एक जीवाश्म संग्रहकर्ता को इंग्लैंड के मशहूर जुरासिक कोस्ट पर डॉर्सेट के गोल्डन कैप के पास चट्टानों में इसके अवशेष मिले थे। उस दिन से पहले सदियों तक लोग इसके ऊपर से गुजरते रहे, पर कभी इस खजाने पर ध्यान नहीं दिया। फिर इसे कनाडा के ओंटारियो के एक म्यूजियम ले जाया गया, पर 2025 के अंत तक ये वहीं रहा, जब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि वे सिर्फ एक समुद्री सरीसृप को नहीं, बल्कि कुछ अनोखा देख रहे हैं जो अपनी प्रजाति का इकलौता नमूना है। इस खोज को स्वॉर्ड ड्रैगन ऑफ डॉर्सेट का नाम दिया गया, और इसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इक्थियोसॉरस, जिस समूह का ये जीव है, अपना पूरा जीवन समुद्र में बिताते थे, पर मछलियों से उनकी ज्यादा समानता नहीं है।
उन्हें डायनासोर के चचेरे भाइयों का समुद्री रूप समझ लीजिए। लाखों सालों तक उन्होंने समुद्र पर राज किया, ठीक वैसे ही जैसे आज शार्क और व्हेल का दबदबा है। लेकिन स्वॉर्ड ड्रैगन की उन खतरनाक शिकारियों से ज्यादा समानता नहीं थी। ये जीव करीब 10 फीट लंबा था और दिखने में काफी अजीबोगरीब था। कई इक्थियोसॉरस की खोपड़ी मोटी और जबड़े मजबूत होते थे, जो कि शिकार को कुचलने के लिए एकदम सली थे। इसके बजाय विकास ने हमारे इस जीव को एक तेज शरीर के साथ एक बहुत लंबी और पतली थूथन दी। शोधकर्ताओं का मानना है कि वो उस थूथन का इस्तेमाल मछलियों और स्क्विड के झुंडों को चीरने और निगलने से पहले शिकार को बेहोश करने या काटने के लिए करता था। और हमारे स्वॉर्ड ड्रैगन की आंखें किसी विशाल कैमरा लेंस की तरह काम करती थीं। वे उपलब्ध रोशनी की हर किरण को सोख लेती थीं, ताकि ये जीव उन जगहों पर भी देख सके जहां ज्यादातर शिकारी लगभग अंधे हो जाते हैं। और समुद्र में जहां सूरज की रोशनी पानी के नीचे ज्यादा दूर तक नहीं जाती, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। मछलियां, स्क्विड और अन्य शिकार अंधेरे में ये सोचकर तैरते थे कि वे खतरे से सुरक्षित हैं, पर हमारा ड्रैगन उन्हें बिना किसी परेशानी के देख लेता था। इसकी खोपड़ी भी काफी अनोखी थी। इंसानों समेत ज्यादातर जानवरों के नथुने के पास एक छोटी हड्डी होती है, जिसे लैक्रिमल हड्डी कहते हैं। आमतौर पर यह कुछ खास नहीं होती, पर स्वॉर्ड ड्रैगन में इससे अजीब से छोटे कांटेदार उभार निकले हुए थे, जो जीवाश्म विज्ञानियों ने पहले किसी और इक्थियोसॉर में नहीं देखे थे। जीवाश्म विज्ञान में ये छोटी छोटी बारीकियां ही सब कुछ होती हैं। ये वे सुराग बनते हैं जो वैज्ञानिकों को बताते हैं कि वे लाखों साल पहले रहने वाली एक पूरी तरह से नई प्रजाति को देख रहे हैं। स्वॉर्ड ड्रैगन का कंकाल लगभग सही सलामत बचा रहा और इसका त्रिआयामी रूप सुरक्षित रहा, जो कई अन्य जीवाश्मों की तरह चपटा नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि इस जीव के आखिरी भोजन के अंश अब भी इसके अवशेषों के अंदर मौजूद हैं। तो एक पल ये जीव जुरासिक काल के पानी में मछलियों का शिकार कर रहा था और अगले ही पल ये समय में जम गया अपने आखिरी भोजन के साथ, जो 19 करोड़ सालों तक पत्थर के अंदर कैद रहा। कहानी और भी दिलचस्प हो गई जब वैज्ञानिकों ने हड्डियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। अंगों की कुछ हड्डियों और दांतों में अजीब विकृतियां हैं, जिसका अर्थ है कि जानवर जीवित रहते हुए चोटों या बीमारी से पीड़ित था। खोपड़ी पर बहुत बड़े शिकारी के काटने के निशान भी हैं, जो शायद कोई दूसरा इक्थियोसॉर था। संभवतः उसी जानवर ने आखिरी बार किया होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इस जानवर का इतना महत्व होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह जीवाश्म रिकॉर्ड के एक बड़े अंतर को भरता है। लगभग 193 से 184 मिलियन वर्ष पहले के समय के जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं। इस खोज से पहले जीवाश्म विज्ञानियों ने जीवाश्म रिकॉर्ड में इक्थियोसॉर के 2 पूरी तरह से अलग समूह देखे थे, इस अवधि से पहले के पुराने और इसके बाद के नए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो बदलाव कब और कैसे हुआ। तो स्वॉर्ड ड्रैगन कहानी में पहेली के खोए हुए टुकड़े की तरह प्रवेश करता। ये जीव उन बाद की प्रजातियों से अधिक संबंधित लग रहा था जो लाखों साल बाद दिखाई दी। इसका मतलब है कि इक्थियोसॉर में बड़ा विकासवादी बदलाव संभवतः वैज्ञानिकों की सोच से पहले शुरू हुआ था। अब आइए समुद्र को छोड़ें और एक बिल्कुल अलग परिदृश्य पर चलें, जो कभी सहारा की भीषण धूप में तपता था। लगभग 95 मिलियन वर्ष पहले वहां एक शिकारी रहता था जो स्वॉर्ड ड्रैगन जितना ही अजीब दिखता था, लेकिन वो समुद्र के बजाय जमीन और नदियों में शिकार करता था। खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने इस जानवर को हेल हेरॉन के रूप में वर्णित किया। ये एक स्कूल बस जितना लंबा था और इसका वजन कई टन था। इसकी खोपड़ी में मगरमच्छ जैसे लंबे जबड़े थे जो नुकीले दांतों से भरे थे, ताकि ये दोपहर के भोजन के लिए फिसलन भरी मछलियों को आसानी से पकड़ सके। लेकिन वास्तव में अजीब हिस्सा इसके सिर पर एक कलगी थी, जिसका आकार एक मुड़ी हुई तलवार सिमिटार जैसा था। ये इतना असामान्य लग रहा था कि वैज्ञानिकों ने 2019 में पहली बार हड्डियां मिलने पर प्रजाति को पहचाना तक नहीं। उन्हें केवल तभी समझ आया कि उनके पास क्या है जब वे 2022 में उस स्थान पर लौटे और अधिक जीवाश्म एकत्र किए। शोधकर्ताओं को प्राचीन तटरेखाओं के पास बनी चट्टानों में स्पाइनोसॉर मिलते हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वे जीव समुद्र से अपना भोजन लेते थे। लेकिन ये किसी भी प्रागैतिहासिक समुद्र से सैकड़ों मील दूर मिला। इसके आसपास की भूमि में कभी रेगिस्तानी टीलों के बजाय जंगल और नदियां थीं। इसका मतलब है कि ये विशाल शिकारी संभवतः तटीय जल के बजाय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन की तलाश में गया था। तो ऐसा लगता है कि ये विशाल डायनासोर 6.5 फीट गहरे पानी में चल रहा था, मजबूत पैरों पर खड़ा होकर सतह पर मछलियों की तलाश कर रहा था। मगरमच्छ की तरह गोता लगाने के बजाय ये संभवतः धैर्यपूर्वक चलता था और फिर बिजली की तेजी से अपने जबड़े बंद कर लेता था।
200 मिलियन से अधिक वर्ष पहले एक और अजीब उत्तरजीवी मीठे पानी की झीलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में तैरता था, जो अब जिम्बाब्वे है। फेफड़े वाली मछली की एक विलुप्त प्रजाति। ज्यादातर मछलियों के उलट लंगफिश असल में हवा में सांस ले सकती हैं। उनके पास ऐसे अंग होते हैं जो आदिम फेफड़ों की तरह काम करते हैं, जिससे वे पानी के बहुत स्थिर होने या ऑक्सीजन कम होने पर सीधे वातावरण से ऑक्सीजन ले सकते हैं। एक तरह से वे दो दुनियाओं के बीच रहते हैं, कुछ मछली और कुछ जमीनी जानवरों की ओर बदलाव का शुरुआती प्रयोग। और यही महाशक्ति लंगफिश को वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। वे सभी 4 पैरों वाले जानवरों के प्राचीन पूर्वजों के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। इन जीवों के बारे में हमारी जानकारी में कमी थी, लेकिन नई खोज ने इसे भरने में मदद की। अब हम जानते हैं कि कई लंगफिश पहले की तुलना में अधिक निकटता से संबंधित हो सकती हैं, और वैज्ञानिक अब बेहतर समझ सकते हैं कि ये जीव करोड़ों सालों तक कैसे जीवित रहे। एक तरह से लंगफिश विकास की उत्कृष्ट कृतियों में से एक हैं। ये प्राचीन ब्लूप्रिंट तब भी काम करता रहा जब उनके चारों ओर प्रजातियों की पूरी दुनिया पैदा हुई और खत्म हो गई। अब समय में और भी पीछे चलते हैं, डायनासोरों के ग्रह पर राज करने से बहुत पहले, लगभग 275 मिलियन साल पहले एक और अजीब जीव मीठे पानी की झीलों में तैरता था, जो अब ब्राजील है। शोधकर्ताओं ने 9 जीवाश्म निचले जबड़ों से इस प्रजाति की खोज की, जिनमें से प्रत्येक लगभग 6 इंच लंबा था। सामान्य दांतों की तरह ऊपर की ओर होने के बजाय इस जीव के दांत बगल की ओर निकले हुए थे। हर एक जबड़े का डिजाइन एक जैसा अजीब था, जिससे साबित हुआ कि यह मोड़ कोई गलती नहीं थी, बल्कि जानवर के विकसित होने का तरीका था। जबड़े की अंदरूनी सतह पर दांतों जैसे छोटे छोटे उभार थे, जिन्हें डेंटिकल्स कहा जाता है। इन संरचनाओं ने पीसने वाली सतह बढ़ाई, तो इस जीव के पास अपना खुद का इनबिल्ट फूड प्रोसेसर था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसने उस असामान्य मुंह का इस्तेमाल छोटे अकशेरुकी जीवों या शायद पौधों को चबाने के लिए किया था। ये उस जानवर के लिए काफी असामान्य आहार है, जिसके करीबी रिश्तेदार ज्यादातर मांसाहारी थे। और इसके परिवार की बात करें तो ये अजीब जीव स्टेम टेट्रापॉड्स नामक एक अत्यंत प्राचीन वंश का था। वे शुरुआती 4 पैरों वाले कशेरुकी थे, जिन्होंने आधुनिक सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी और उभयचरों को जन्म दिया। जब तक तानेका जीवित थी, उनमें से अधिकांश शुरुआती वंश पहले ही गायब हो चुके थे। फिर भी ये किसी तरह बच गया और इसके चारों ओर नए, अधिक आधुनिक जानवर विकसित हुए। वैज्ञानिक इस तरह के जानवर को जीवित जीवाश्म कहते हैं। जब शोधकर्ताओं ने जीवाश्मों का विश्लेषण किया, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये रहस्यमय जीव लगभग 3 फीट लंबा था और शायद लंबी थूथन वाले सैलामेंडा जैसा दिखता था। ये एक ऐसी दुनिया में झीलों में तैरता था जहां महाद्वीप अभी भी विशाल महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा थे। ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करती है कि प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करते थे और उन शुरुआती समुदायों में किन जानवरों ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। अब अगर आप एक टाइम मशीन में बैठकर 1969 में वापस जा सकते तो आप कुछ शानदार देख पाते। जो आप देख रहे हैं वह कोई साधारण रेगिस्तान नहीं है। ये सबसे शक्तिशाली जलप्रपातों में से एक है जो पूरी तरह सूखा हुआ है। 1969 की गर्मियों और पतझड़ में नियाग्रा फॉल्स के अमेरिकी हिस्से में पानी नहीं था। यह स्थिति 6 महीने तक रही। शोधकर्ता जलप्रपात की चट्टानों का अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कटाव के कारण यह बहुत अस्थिर हो सकता है। कटाव वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक शक्तियां जैसे पानी और हवा धरती और अन्य पदार्थों को घिस देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि हिमनद की बर्फ गंदी हो गई है, तो इसका मतलब है कि कटाव हो रहा है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले 3 जलप्रपात मिलकर वह अद्भुत नियाग्रा फॉल्स बनाते हैं जिसे हम जानते हैं। ये 3 जलप्रपात हैं: हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स, जो आकार में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में हैं। अमेरिकन फॉल्स पूरी तरह से अमेरिकी पक्ष में हैं, जबकि हॉर्सशू फॉल्स मुख्य रूप से कनाडाई पक्ष में हैं, जिन्हें गोट आइलैंड द्वारा विभाजित किया गया है। ब्राइडल व्हील फॉल्स, जो सबसे छोटा है, अमेरिकी पक्ष में है, लेकिन लूना आइलैंड द्वारा अन्य जलप्रपातों से अलग है। क्या अमेरिका और कनाडा की एक शानदार प्राकृतिक सीमा नहीं है? कई लोगों को विश्वास नहीं था कि हम वास्तव में जंगली प्रकृति के खिलाफ जा सकते हैं और इतनी जबरदस्त मात्रा में बहते पानी को रोक सकते हैं, लेकिन हमने यह कर दिखाया। इन अद्भुत जलप्रपातों को वास्तव में बंद करने के लिए विशाल नियाग्रा नदी पर 600 फुट लंबा बांध बनाना पड़ा था। इसका मतलब है कि उन्हें हर सेकंड 60,000 गैलन पानी को मोड़ना पड़ा ताकि शेष प्रवाह सबसे बड़े हॉर्सशू फॉल्स के ऊपर से जा सके।
हाँ, वही जलप्रपात जो पूरी तरह से सीमा के कनाडाई पक्ष में है। उस बांध के निर्माण में 27,000 टन से अधिक पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और 1,000 से अधिक ट्रकों ने वह पत्थर 1969 की गर्मियों में वहां पहुंचाया था। 12 जून को अमेरिकन फॉल्स ने 12,000 वर्षों से अधिक समय तक लगातार बहने के बाद रुकना बंद कर दिया, तो हॉर्सशू फॉल्स ने अतिरिक्त प्रवाह को अपने अंदर समाहित कर लिया ताकि शोध किया जा सके। लेकिन स्थानीय लोग फिर भी चिंतित थे। वे जानते थे कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी को नियंत्रित करना संभव नहीं है। उन्हें डर था कि पानी कोई और रास्ता ले सकता है और एक विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। उन्हें चिंता थी कि अगर टीमें झरने को पहले की तरह फिर से बहने में सफल नहीं हो पाईं, तो पर्यटक अब नहीं आएंगे। लेकिन पर्यटक आते रहे, यहाँ तक कि उस गर्मी में भी, और उन्हें कुछ ऐसा देखने का अनोखा मौका मिला जो न तो पहले किसी ने देखा था और न ही बाद में। उस दौरान अब सूखे झरने के किनारे से 20 फीट दूर एक अस्थायी पैदल मार्ग बनाया गया था। इससे मजदूरों को उस जगह की सफाई करने में मदद मिली ताकि पर्यटक वहां जा सकें और झरने के उस जंगली इलाके को देख सकें जो आमतौर पर पानी के नीचे दुर्गम और आगंतुकों के लिए बिल्कुल भी सुलभ नहीं था। जब वे झरने के सूखे तल की खोज कर रहे थे तो शोधकर्ताओं को वहां करोड़ों अलग अलग सिक्के मिले जो लोगों ने दशकों तक पानी में फेंके थे, शायद कोई इच्छा मांगने के लिए या किसी और कारण से। वाह, एक नियाग्रा फॉल्स की गुल्लक। उन्होंने अधिकतर सिक्के हटा दिए। पता नहीं वे किसे मिले होंगे, लेकिन पिछले दशकों में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब वे वहाँ क्या पा सकते हैं? बेशक और भी सिक्के, साथ ही खोए कैमरे, ड्रोन, मोबाइल फोन और पर्यटकों द्वारा झरनों में गलती से गिराई गई अन्य चीजें। सारा पानी हटाकर नियाग्रा फॉल्स को रेगिस्तान में बदलने का विचार संभव साबित हुआ, लेकिन शायद इसे फिर से करना पड़ सकता है। 2020 में मीडिया ने बताया कि नियाग्रा फॉल्स में 2 पैदल पुलों को या तो बदलने या मरम्मत करने की जरूरत है। हैरानी नहीं, क्योंकि ये करीब 120 साल पुराने हैं। ये पुल तेज बहाव पर हैं। विशेषज्ञ चर्चा में हैं कि क्या फिर से पानी का रुख मोड़ना चाहिए या नहीं। लोग नियाग्रा फॉल्स के बारे में बहुत बात करते हैं और कुछ मानते हैं कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से हैं, लेकिन सच यह है कि वे नहीं हैं। वे प्रसिद्ध, अनमोल और मनमोहक हैं, लेकिन ऊंचाई की बात करें तो दुनिया भर में लगभग 500 अन्य जलप्रपात हैं जो नियाग्रा से ऊंचे हैं। उदाहरण के लिए वेनेजुएला के एंजेल फॉल्स को ही ले लीजिए। वे 3000 फीट से भी अधिक ऊंचे हैं, लेकिन जो बात नियाग्रा फॉल्स को अन्य जलप्रपातों के बीच खास बनाती है वह है उन पर बहने वाले पानी की मात्रा। बहुत ऊंचे जलप्रपातों में आमतौर पर पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। इन विशाल जलराशि और ऊंचाई का मेल ही नियाग्रा फॉल्स को इतना मनमोहक बनाता है। साथ ही ये हमारे ग्रह के सबसे तेज बहने वाले जलप्रपातों में से भी हो सकते हैं। नियाग्रा नदी आखिरी हिमयुग के बाद अस्तित्व में आई थी, ठीक उसी समय जब पूरा ग्रेट लेक्स बेसिन बना था। नियाग्रा नदी उसी का हिस्सा है। 18,000 साल पहले जब मैं नहीं था, तब यह अद्भुत जलप्रपात मौजूद नहीं था। उस समय दक्षिणी ओंटारियो का क्षेत्र बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ था। ये बर्फ की चादरें 1 से 2 मील मोटी थीं। जब ये बर्फ की चादरें दक्षिण की ओर बढ़ रही थीं, तब इन्होंने ग्रेट लेक्स का बेसिन बनाया। फिर ये पिघल गईं, जिससे बेसिनों में विशाल मात्रा में पानी भर गया। आमतौर पर जो पानी हम पीते हैं वह जीवाश्म जल होता है। इसमें से केवल 1% पानी ही साल भर में नवीनीकृत होता है। बाकी 99% पानी बर्फ की चादरों से आता है। नियाग्रा प्रायद्वीप लगभग 12,500 वर्षों से बर्फ के नीचे नहीं रहा है। जब बर्फ पिघली तो उससे बना पानी नीचे की ओर बहने लगा, जो बाद में नियाग्रा नदी, लेक एरी और लेक ओंटारियो में बदल गया। इसमें काफी समय लगा, लेकिन अंततः पानी ने चट्टानों को काटकर इन शानदार झरनों का निर्माण किया। अब आपने शायद देखा होगा कि नियाग्रा नदी का रंग बेहद हरा है। यह खास रंग हमें बताता है कि पानी कटाव के मामले में कितना शक्तिशाली है। हर मिनट नियाग्रा फॉल्स 60 टन से अधिक घुले हुए खनिज बाहर निकालता है। यह सब घुले हुए नमक और बारीक पिसी हुई चट्टानों के साथ मिलकर इस रंग को इतना शानदार बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रहने वाले लोग, या कहें कि 1 मिलियन से अधिक लोग जिन्हें इस क्षेत्र तक पहुँच है, नियाग्रा नदी के पानी का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मछली पकड़ना, पीने का पानी प्राप्त करना, मनोरंजन गतिविधियां करना जिसमें तैराकी, नौका विहार और पक्षी देखना शामिल है, जल विद्युत उत्पादन करना और भी बहुत कुछ। अब दुनिया का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था और वह ठीक झरनों के पास था। बहुत जल्दी इसका फायदा दिखने लगा क्योंकि लोग इससे बिजली प्राप्त करने लगे, लेकिन यह बिजली केवल 300 फीट तक ही जा सकती थी, इसलिए इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी। निकोल टेस्ला वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और आवश्यक बदलाव किए।
उन्होंने यह खोजा कि अगर प्रत्यावर्ती धारा एसी का उपयोग किया जाए तो बिजली लंबी दूरी तक जा सकती है। आज कई नियाग्रा फॉल्स पावर प्लांट्स 2 मिलियन किलोवाट से अधिक बिजली प्रदान करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। 1969 ही वह एकमात्र समय नहीं था जब नियाग्रा फॉल्स रुका था। 1948 में पानी लगभग 40 घंटे तक झरनों से नहीं बहा था। अब झरने पहले से ही पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे और स्थानीय लोगों के लिए ऊर्जा का एक उपयोगी स्रोत भी थे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग घबरा गए। इस बार इसका कारण प्रकृति थी। बर्फ ने नियाग्रा नदी के स्रोत को रोक दिया था। एक अमेरिकी किसान ने इसे सबसे पहले देखा था। यह 29 मार्च था और वह आधी रात से ठीक पहले टहलने गया था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह झरनों की तेज गर्जना नहीं सुन पा रहा है। वह जल्दी से नदी के किनारे गया और वहां हैरान खड़ा रह गया। वहां मुश्किल से ही कोई पानी था। कारखानों और मिलों को बंद करना पड़ा क्योंकि वे उसी पानी पर निर्भर थे। कछुए बस इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां जीवित नहीं बचीं। कुछ लोग नदी के तल पर टहलने गए और वहां से जो भी छोटी चीजें मिली उन्हें यादगार के तौर पर ले आए। लेकिन 2 दिन बाद 31 मार्च को लोगों ने ऊपर की ओर से आती एक दूर की गड़गड़ाहट सुनी। यह आवाज पास और तेज होती गई जब तक कि उनकी आंखों के सामने पानी की एक दीवार नहीं आ गई और दुनिया के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक, जिसे हर साल लाखों पर्यटक देखने आते हैं, फिर से अपनी पूरी भव्यता के साथ चल पड़ा। अद्भुत और अंततः अजेय, जैसा कि उसे होना चाहिए।